वेलकम बैक स्टूडेंट्स। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मनु शर्मा एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूँ फिजिक्स के एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। इन द प्रीवियस क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज, और आज उसी को कंटिन्यू करते हुए अपन डिस्कस करेंगे कूलॉम्स लॉ के बारे में, कूलॉम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म के बारे में, और कूलॉम्स लॉ में एक टर्म आती है जिसको बोलते हैं परमिटिविटी, उसके बारे में। तो चलिए फिर बिना देरी की आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, कूलॉम्स लॉ पे चलने से पहले अपन उसका कंसिडरेशन देख लेते हैं। लेट अस सपोज आई हैव 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस r। Q1 is fixed at point A and Q2 is fixed at point B and the medium between them is vacuum और air। ये आपको 2 डायमेंशन लग रहा होगा बोर्ड पे, बट एक्चुअल में क्या है, 3 डायमेंशन में है। 2 पॉइंट चार्जेस है जो कि उनके बीच में कोई ना कोई मीडियम है, वो मीडियम अपन लेके चल रहे हैं वैक्यूम या एयर। अभी देखिए, अगर ये दोनों चार्जेस क्या होंगे, सेम नेचर के होंगे, देन दे विल रिपेल ईच अदर, एंड इफ दे आर ऑफ अपोजिट नेचर देन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, जो अपन डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो जो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स होगी, वो इलेक्ट्रिक फोर्स बताता है कूलॉम्स लॉ। So according to Coulomb's law, the electric force between 2 point charges is directly proportional to the product of magnitude of these charges and inversely proportional to the square of distance between them। क्या बोला मैंने ये बोला कि इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स, वो जो फोर्स होगी जिसको मैं बोल रहा हूँ F, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी to the product of magnitude of these charges, to the product of magnitude of these charges, okay, and the force, the electric force is inversely proportional to the square of distance between them। इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। दैट मीन्स जैसे जैसे मैं r को इंक्रीज करूंगा वैसे क्या होगी, अपनी फोर्स डिक्रीज होगी। अगर मैं ये जो डिस्टेंस है इसको क्या कर दूं, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को ट्वाइस कर देता हूं, तो जो इनके बीच की इलेक्ट्रिक फोर्स है या जो कूलॉम्ब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या होगी, वो डिक्रीज हो जाएगी बाय द 4 टाइम्स। ओके, तो अभी देखिए, ये जो दोनों स्टेटमेंट्स है कूलॉम्स लॉ की, इनको मैं क्या करता हूँ, कंबाइन करता हूँ। तो कंबाइन करने पे मेरे पास क्या बनेगा, F प्रोपोर्शनल मोड ऑफ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Okay, as we know, on removing the sign of proportionality there will be a constant, और यहाँ पे जो constant है वो अपना है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये जो K यहाँ पे होता है, ये जो K यहाँ पे होता है, इस K की एक वैल्यू होती है, स्पेसिफिक मीडियम के लिए स्पेसिफिक वैल्यू होती है। तो इस K की वैल्यू जो मैं ले रहा हूँ वैक्यूम या एयर के लिए, वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। अगर कोई मीडियम होगा तो यहाँ पे एप्सिलॉन नोट की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन यहाँ पे क्या है, ये जो एप्सिलॉन यहाँ पे है या जो एप्सिलॉन नोट यहाँ पे है, उसको अपन बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस। और देखिए, इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, इसके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे कि ये परमिटिविटी होती क्या है। इसकी वैल्यू होती है स्पेसिफिक मीडियम के लिए, तो यहाँ पे अपना वैक्यूम है तो उसके लिए इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। और इसकी यूनिट क्या बनेगी, देखिए इसकी यूनिट ये बनेगी, अगर इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, इस वैल्यू को K को मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, तो मेरे पास में ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अभी यहाँ से इसकी यूनिट देखिए, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और चार्ज की अपनी यूनिट हो जाएगी कूलॉम्ब। तो यहाँ से क्या बनेगा, एप्सिलॉन नोट की यूनिट बन जाएगी कूलॉम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट होती है कूलॉम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, अब जब इस एप्सिलॉन नोट की वैल्यू को कहाँ पे पुट किया जाएगा, यहाँ पे पुट किया जाएगा, तो K की वैल्यू बनेगी
तो जो k की वैल्यू यहाँ पे पुट करने पे आती है वो आती है अबाउट 9 इंटू 10⁹ और इसकी यूनिट क्या होगी k की, जो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट है उसकी इन्वर्ट हो जाएगी जस्ट, तो इसकी इन्वर्ट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ओके, तो ये अपनी होती है k की यूनिट। इस k की वैल्यू को मैं अगेन यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे पुट करने पे मेरा क्या बनेगा, जो f है वो मेरा बनेगा f इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और ये जो है अपनी क्या है कूलम्ब्स लॉ की रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है, ये भी कूलम्ब्स लॉ की एक्सप्रेशन है और ये वाली भी कूलम्ब्स लॉ की एक्सप्रेशन है। चाहे k रख दो, k की जगह आप 1/4πε0 रख दो या आप उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो ये बात हुई कूलम्ब्स लॉ की। देखिए कूलम्ब्स लॉ एक बात और बताता है अपन को, और वो क्या है, वो ये बताता है द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग दीज चार्जेस। मतलब जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी अगर ये बोथ क्या है सेम नेचर के है तो ये रिपेल करेंगे, तो इनमें रिपल्शन क्या होगा, इस लाइन के अलोंग ही होगा, लाइक दैट। और अगर अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, इस लाइन के अलोंग ही होगा, इस टाइप से। ऐसा नहीं है कि इनमें अट्रैक्शन या रिपल्शन किसी एंगल पे होगा, एंगल पे नहीं होगा, एंगल का यहाँ पे कोई लफड़ा नहीं है। तो कूलम्ब्स लॉ अपन को एक बात और बताता है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है वो ऑलवेज इन चार्जेस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, जो स्ट्रेट लाइन है, उस स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही एक्ट करती है। ओके, तो ये बात हुई अपनी कूलम्ब्स लॉ की। अभी देखिए फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ अपन जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो एफ वेक्टर इज इक्वल टू dp वेक्टर अपॉन dt वेक्टर, द चेंज इन मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड फोर्स। ये जानते हैं अपन, या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ एम ए वेक्टर, बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ, ये बात अपन को न्यूटन सेकेंड लॉ से पता है। तो अभी यहाँ पे एक बात देखिए कि जो फोर्स है क्लासिकल मैकेनिक्स में वो ट्रीट होती है एज अ वेक्टर। यहाँ पे वेक्टर है बिकॉज एक्सेलरेशन क्या होता है, वेक्टर होता है। तो फिर आप बोलोगे कि सर फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी क्या होनी चाहिए, अपनी वेक्टर ट्रीट होनी चाहिए, अदरवाइज तो फिर यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि यहाँ पे अपन स्केलर ले ली और यहाँ पे अपन वेक्टर लेके चलते हैं। तो जो फोर्स होती है वो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इलेक्ट्रिक फोर्स भी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो देखिए इस फोर्स को अभी अपन वेक्टर फॉर्म में राइट डाउन करते हैं। देखिए किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसके लिए पहले ये समझ लीजिए, कोई भी वेक्टर है मेरे पास में आर वेक्टर, कोई भी वेक्टर है मेरे पास में आर वेक्टर, उस आर वेक्टर को मैं कैसे राइट डाउन करता हूं, आर मल्टीप्लाई बाई आर कैप। ठीक बात है, किसी भी वेक्टर को इस टाइप से राइट डाउन करते हैं। मैं अगर ये बोलता हूं मैंने 10 मीटर नॉर्थ में डिस्प्लेसमेंट किया, मैंने 10 मीटर नॉर्थ में डिस्प्लेसमेंट किया, तो इसमें जो 10 मीटर है वो क्या है, वो अपना मैग्नीट्यूड है। जो 10 मीटर है वो 10 मीटर अपना क्या है, मैग्नीट्यूड है। और जो नॉर्थ यहाँ पे मैंने बोला वो नॉर्थ अपनी क्या है, डायरेक्शन है। जब मैंने 10 मीटर को और नॉर्थ को कंबाइन किया तभी ये पता चला कि मैंने कितना डिस्प्लेसमेंट किया और किस डायरेक्शन में किया, और उसी को अपन क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। तो किसी भी वेक्टर को अपन कैसे राइट डाउन करते हैं, उसके मैग्नीट्यूड से और मल्टीप्लाइड बाई इट्स यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, अपनी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, और इस यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, यूनिट होता है 1 होता है, तभी इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो अगर मैं इसको कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में राइट डाउन करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, देखिए एफ वेक्टर मैंने यहाँ पे वेक्टर लगा दिया LHS में, तो अगर LHS में वेक्टर लगा दिया तो मुझे यहाँ पे इसकी डायरेक्शन डिफाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए 1/4πε0 k भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं ये k की वैल्यू भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है, मोड ऑफ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये तो है इसका मैग्नीट्यूड। अभी मैं इसमें साथ में क्या शो कर देता हूँ, इसकी डायरेक्शन आर कैप, क्या शो कर देता हूँ साथ में इसकी डायरेक्शन आर कैप। तो ये क्या बन गई, अपनी कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म बन गई। सिंपल है, कुछ नहीं है, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और ये क्या हो गया, इस फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका यूनिट वेक्टर हो गया डायरेक्शन वेक्टर। तो यहाँ पे अपना क्या बन गया, फोर्स की वेक्टर फॉर्म बन गई, फोर्स की वेक्टर फॉर्म बन गई। ठीक है, अभी देखिए एक बात और, यहाँ से देखिए मास ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, एक्सेलरेशन भी ऑलवेज क्या होता है,
change in velocity with respect to time, that is positive. So the resultant force will always positive. फोर्स कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, फोर्स ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी, ठीक बात है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी वो भी क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव ही होगी, नेगेटिव नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फोर्स में आपको अगर कभी नेगेटिव का साइन दिखाई देता है आरएचएस में, तो उसका मतलब ये है कि वो नेगेटिव का साइन उसकी डायरेक्शन की वजह से आया, ना कि उसके मैग्नीट्यूड की वजह से। फोर्स का ये जो मैग्नीट्यूड है ये ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। Q1 और Q2 का नेचर कुछ भी है इस पर डिपेंड नहीं करता है, ये जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अगर आपको नेगेटिव साइन यहाँ पे दिखाई देता है तो उसका मतलब वो नेगेटिव साइन उस फोर्स की डायरेक्शन की वजह से आया, उस फोर्स के यूनिट वेक्टर की वजह से आया है। मान लीजिए ये दोनों चार्जेस जो मेरे पास में है वो सेम नेचर के हैं, दैट मीन प्लस Q1 एंड प्लस Q2। क्या है, प्लस Q1 और प्लस Q2 है मेरे पास में। तो मैं ये बोलता हूँ जो F21 है, जो मेरा F21 है वो मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, F21 वेक्टर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, द फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ठीक है। तो देखिए F21 वेक्टर यहाँ से क्या होगा, इस पे Q2 पे जो Q1 फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये इसको इधर रिपेल करेगा, तो ये डायरेक्शन मेरी कुछ इस टाइप से होगी, इसकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में इसकी डायरेक्शन होगी, और इसको मैं बोल देता हूँ, इस डायरेक्शन को मैं बोल देता हूँ आर कैप। प्लस एक्स एक्सिस में जो फोर्स की डायरेक्शन है उसको मैंने बोल दिया आर कैप। तो देखिए F21 वेक्टर यहाँ पे क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मोड ऑफ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q2 पे Q1 जो फोर्स लगाएगा वो इतनी होगी, उसका मैग्नीट्यूड इतना होगा, उसकी डायरेक्शन ये वाली डायरेक्शन होगी जिसको मैं बोल रहा हूँ आर कैप। तो यहाँ पे हो गया आर कैप। सिमिलरली F12 वेक्टर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है जो अपनी फोर्स है ऑन Q2 ड्यू टू Q1, और F12 वेक्टर अपना रिप्रेजेंट कर रही है फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, ठीक है। Q2 की वजह से Q1 पे जो फोर्स है उसको रिप्रेजेंट कर रही है F12 वेक्टर। तो देखिए F12 वेक्टर यहाँ से क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसी टाइप से इस पे ये वाला जो फोर्स लगाएगा वो अपनी हो जाएगी F12, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये इसको रिपेल करेगा तो इसका रिपल्शन भी इस लाइन के अलोंग होगा, ये फोर्स इस लाइन के अलोंग एक्ट करेगी तो इस साइड में इसकी डायरेक्शन होगी, दैट मीन ये डायरेक्शन अपनी कुछ इस टाइप से बनेगी। तो जब मैंने इसको एक्स एक्सिस पे प्लस एक्स एक्सिस पे मैंने आर कैप मान के चल रहा हूँ, तो ये वाली मेरी क्या हो जाएगी, डायरेक्शन माइनस ऑफ आर कैप हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। ये जब आर कैप है तो ये वाली अपनी माइनस आर कैप होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो तो सेम रहेगा, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 ये हो जाएगी, और जो डायरेक्शन होगी इस बार F12 की वो क्या होगी, माइनस ऑफ आर कैप, माइनस ऑफ आर कैप, माइनस ऑफ आर कैप, ठीक है। अभी देखिए इन दोनों फोर्सेस से मैं ये बोल सकता हूँ कि ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है, बिल्कुल बोल सकता हूँ। अगर मैं इन दोनों से बोल सकता हूँ कि F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ F12 वेक्टर, तो इसका मतलब क्या हुआ, F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ F12 वेक्टर। इसका मतलब ये हुआ जो कूलॉम्स लॉ होता है वो अपने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन को फॉलो करता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन को क्या करता है, फॉलो करता है। दोनों चार्जेस है वो क्या करेंगे, एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे। और अगर यहीं पे मैं इनको क्या मान के चलता हूँ, अनलाइक चार्जेस मान के चलता हूँ, तो उस केस में भी क्या होगा, रिजल्ट सेम रहेगा अपना, क्योंकि जो Q1 होगा उस टाइम पे Q2 पे फोर्स लगाएगा अट्रैक्टिव, तो उसकी डायरेक्शन ये होगी, और जो Q2 होगा Q1 पे फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन ये होगी। अगेन डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट, और अभी भी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो एक बात ध्यान रखना, फोर्स कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स में आपको नेगेटिव का साइन दिखाई देता है तो वो नेगेटिव का साइन किसकी वजह से आया है, उसकी डायरेक्शन की वजह से आया, ना कि उसके मैग्नीट्यूड की वजह से। एक बात और देखिए, मैं इस वेक्टर फॉर्म को एक टाइप से और राइट डाउन कर सकता हूँ, इसको थोड़ा सा और सोल्व अप करके। देखिए यहाँ से आर वेक्टर अपने देखा क्या बनेगा, आर मल्टीप्लाइड बाई आर कैप बनेगा।
तो मैं बोल सकता हूँ जो आर कैप मेरा होगा वो क्या होगा, आर वेक्टर अपॉन आर होगा। 10 मीटर नॉर्थ में मैंने डिवाइड दे दिया 10 मीटर का उसके मैग्नीट्यूड का, तो मेरे पास में डायरेक्शन बच गई नॉर्थ। तो यहाँ से आर कैप को मैं लिख सकता हूँ आर वेक्टर अपॉन आर। तो यहीं पे भी ऐसा ही देखिए, यहाँ पे भी इस टाइप से मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो अपनी वेक्टर फॉर्म है कूलोम्स लॉ की, इसमें मैं ये राइट डाउन कर सकता हूँ एफ वेक्टर, इसमें मैं राइट डाउन कर सकता हूँ एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0, और अपन इसको बोल सकते हैं के मोड ऑफ Q1 Q2 अपॉन, इस आर के पी में क्या लिख सकता हूँ, आर वेक्टर अपॉन आर, वेक्टर टू दी मैग्नीट्यूड का रेशियो, डायरेक्शन होती भी यही है, तो आर वेक्टर अपॉन आर, वो जो अपॉन में आर और ये अपॉन में आर, आर स्क्वायर और आर क्या हो जाएंगे, आर क्यूब। तो ये जो फॉर्म होती है ये भी कूलोम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म होती है, और ये जो फॉर्म होती है ये भी क्या होती है, कूलोम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म होती है। आया समझ में? ओके स्टूडेंट्स, अपन ने कूलोम्स लॉ डिस्कस किया, तो कूलोम्स लॉ में एक टर्म आई थी परमिटिविटी। तो अभी डिस्कस करते हैं कि ये परमिटिविटी क्या होती है। वही कंसिडरेशन अपन कर लेते हैं कि अपने पास में 2 पॉइंट चार्जेज हैं ए और बी पे, जो अपने सेपरेटेड है स्मॉल डिस्टेंस आर से, और इन चार्जेस के बीच में जो भी मीडियम है वो क्या है, पूरा 3 डायमेंशन सिस्टम है, और जो भी मीडियम है वो क्या है, एयर या वैक्यूम, या अपन मान लेते हैं कोई भी मीडियम है, अपन को नहीं पता क्या मीडियम है, कोई भी मीडियम है। तो देखिए इस मीडियम में जो इलेक्ट्रिक फोर्स ये वाला इस पे एग्जर्ट करेगा और ये वाला इस पे एग्जर्ट करेगा, तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स किस टाइप से एग्जर्ट होती है। तो यहाँ से कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस क्या होगी, स्टार्ट होगी। मान लेते हैं अपन यहाँ से 5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस क्या हुई, स्टार्ट हुई। यहाँ से 5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस स्टार्ट हुई इसको अट्रैक्ट या रिपेल करने के लिए। तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस होती है जो ए से स्टार्ट हुई वो सारी की सारी बी तक नहीं पहुँच पाती है। बीच में अपना क्या है यहाँ पे मीडियम। तो ये मीडियम क्या करता है, ये मीडियम क्या करता है, इनमें से कुछ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस को ब्लॉक कर देता है। मान लीजिए आउट ऑफ 5 इसने 2 इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस को क्या कर दिया, यहीं पे ब्लॉक कर दिया। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ ओनली 3 इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस क्या हुई, पास आउट हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस अपनी मीडियम से कम पास आउट हुई उतनी ही इलेक्ट्रिक फोर्स भी कम हुई। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है मीडियम की, जो ये डिटरमाइन करती है कि किसी भी मीडियम में कितनी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस या इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स हैं वो अलाउड होगी, किस हद तक अलाउड होगी, और कितना उसका अमाउंट है वो अपना ब्लॉक होगा। उसी प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं, परमिटिविटी। तो देखिए परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियम विच डिटरमाइंस दैट अप टू विच डिग्री कूलोम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अलाउड इन दैट मीडियम। किस हद तक इसमें जो कूलोम्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मीडियम में अलाउड है, उसी प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं, परमिटिविटी बोलती है। देखिए कूलोम्स लॉ में अपन ने देखा जो फोर्स होती है वो क्या होती है 1/4πε0 वेक्टर, और ये हो गया Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होता है आर कैप। यहाँ मैं भी बोल सकता हूँ आर वेक्टर और यहाँ पे आर क्यूब, दोनों एक ही फॉर्म है। तो देखिए यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो फोर्स होती है अपनी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एप्सिलॉन नॉट के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एप्सिलॉन नॉट के। मोर द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट लेस द फोर्स, लेस द इलेक्ट्रिक फोर्स इन दैट मीडियम। एप्सिलॉन नॉट यानी जो एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट अपना है जो परमिटिविटी है उसका ग्रेटर होने का मतलब ये है कि जो ब्लॉकेज है वो अपनी क्या है यहाँ पे मीडियम में ज़्यादा है, परमिटिविटी ज़्यादा, दैट मीन्स मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस आर ब्लॉकिंग इन द मीडियम। ये क्या कर रहा है, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस को ब्लॉक कर रहा है, तो इसका मतलब परमिटिविटी क्या है, ज़्यादा है। और जब मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस यहाँ पे ब्लॉक होंगी और लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस ए टू बी पेनिट्रेट करेंगी तो क्या होगी, फोर्स अपनी ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगी। तो जो इसकी वैल्यू अगर क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो एफ की वैल्यू क्या होती है अपनी, डिक्रीज होती है। देखिए परमिटिविटी कोई एक प्रॉपर्टी नहीं है मीडियम की, मीडियम के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लाइक उसका टेम्परेचर, उसका प्रेशर और मीडियम की डेंसिटी। इन सभी प्रॉपर्टीज़ को कंबाइन करके एक प्रॉपर्टी, एक मेजर फैक्टर बनता है सिस्टम का, अपने मीडियम का, जिसको अपन क्या बोलते हैं, परमिटिविटी बोलते हैं। और वो फैक्टर
वो प्रॉपर्टी मीडियम की ये डिसाइड करती है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स उस मीडियम में किस हद तक अलाउड होगी, और उसी प्रॉपर्टी को अपन क्या बोल देते हैं, परमिटिविटी। तो ये कोई एक प्रॉपर्टी नहीं है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है। अगर मैं बात करूं वाटर की और वैक्यूम की, तो वैक्यूम में और वाटर में से जो परमिटिविटी है वो किसकी ज़्यादा होगी, वाटर की ज़्यादा होगी, बिकॉज वाटर एज कंपेयर टू वैक्यूम मोर डेंस इज मोर डेंस। सो एज अ रिजल्ट जो मोर डेंस होगा तो वो क्या करेगा, परमिटिविटी ज़्यादा होगी तो मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस को ब्लॉक करेगा, और जब परमिटिविटी ज़्यादा होगी तो अपन क्या बोल सकते हैं, जो फोर्स होगी वो अपनी क्या होगी, कम होगी। तो एप्सिलॉन अपनी क्या होती है, परमिटिविटी मीडियम के लिए वो ऑलवेज क्या होती है, ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम और एयर की परमिटिविटी ऑलवेज डाउन होती है। तो जब वैक्यूम की परमिटिविटी डाउन होगी तो उसकी जो फोर्स होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स वैक्यूम के अंदर, वो क्या होगी, ऑलवेज ग्रेटर होगी। और जब मीडियम में परमिटिविटी क्या होगी, हायर होगी, तो इसमें जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स वो क्या होगी, अपनी ऑलवेज लोअर होगी, क्योंकि यहाँ से क्या है, अपने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अभी देखिए मैं ये बोलता हूँ कि ये जो फोर्स है मेरी, ये वाली फोर्स है वैक्यूम, वैक्यूम में जो फोर्स है वो मेरी ये फोर्स है। तो जो मीडियम में फोर्स बनेगी एफ वेक्टर मीडियम, वो मेरी क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नोट की जगह एप्सिलॉन हो जाएगा। मीडियम के लिए एप्सिलॉन होता है और वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन नोट होता है। और यहाँ से क्या हुआ, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और वही बात आर केप। और अगर अपन इसको नॉर्मली सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड की एक बार बात करें तो अपना ये हो जाएगा, वेक्टर में फोर्स का मैग्नीट्यूड और उसके बाद में मीडियम में फोर्स का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अभी मैं एक काम करता हूँ कि एफ वेक्टर, इन दोनों को डिवाइड देता हूँ। तो इन दोनों को डिवाइड देने पे मेरे पास में क्या आएगा, एफ मीडियम टू दी एफ वैक्यूम। जब इन दोनों को मैं डिवाइड दूंगा एफ मीडियम टू दी एफ वैक्यूम, तो देखिए क्या बनेगा मेरे पास में, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ये वाली और ये वाली टर्म सारी कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या बचेगा, एफ मीडियम टू दी एफ वैक्यूम, ये तो हो गया अपना कैंसिल। ये यहाँ पे बचेगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन और अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। ठीक है, और अगर और मैं इसको सोल्व अप करूँ तो क्या बनेगा, एप्सिलॉन नोट अपॉन एप्सिलॉन, या मैं इसे बोल सकता हूँ एफ वैक्यूम टू दी एफ मीडियम, वो क्या बनेगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो ये जो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू दी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वो क्या होता है, उसको अपन बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, दैट इज आल्सो नोन एज डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। इसको अपन क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। तो देखिए यहाँ से एक बात और पता चल रही है, यहाँ से एक बात और पता चल रही है, जो वैक्यूम, जो मीडियम की परमिटिविटी होगी वो क्या होगी, एप्सिलॉन नोट मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन आर होगी। ये वाली वैल्यू होगी, यहाँ से पता चल रहा है। तो इस एप्सिलॉन की परमिटिविटी ऑफ मीडियम की वैल्यू मैं अगेन यहाँ पे पुट करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, एफ मीडियम मैग्नीट्यूड जो फोर्स का है मुझे क्या मिलेगा, डायरेक्शंस भी आप साथ साथ चला सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, एप्सिलॉन की जगह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। ठीक है, तो 1/4 पाई, और ये हो गया एप्सिलॉन नोट, और यहाँ पे आपका हो गया Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और एप्सिलॉन आर 1/एप्सिलॉन आर। ओके, तो ये वाली जो टर्म है वो अपनी ये बन गई वैक्यूम। एफ वैक्यूम क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, ये वाली टर्म बन गई यहाँ पे। तो मैं बोल सकता हूँ जो एफ मीडियम होगा वो मेरा क्या होगा, एफ वैक्यूम अपॉन एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन आर को अगर मैं इधर लेके आऊँ तो क्या बनेगा, एप्सिलॉन आर इसके मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से एक बात पता चल रही है अपन को, यहाँ से क्या बात पता चल रही है, जो फोर्स होगी वैक्यूम में वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगी देन दैट ऑफ द मीडियम। ठीक बात है, जो एफ वैक्यूम में होगी वो ऑलवेज ग्रेटर होगी द फोर्स इन द मीडियम। वही बात जो अपने डिस्कस की कि मीडियम में परमिटिविटी क्या होती है,
हाई होती है, तो मीडियम की परमिटिविटी हाई होने से क्या होगा, ब्लॉकेज ज़्यादा होगी, और ब्लॉकेज ज़्यादा होने से क्या होगा, जो परमिटिविटी हाई होगी तो अपनी फोर्स क्या होगी, कम होगी। और वही बात अपनी यहाँ से निकल के आई कि जो वैक्यूम की फोर्स है वो क्या होगी, मीडियम की फोर्स से ऑलवेज ग्रेटर होगी, क्योंकि मीडियम में जो फोर्स है उससे उसको अपन ने मल्टीप्लाई किया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से, तब अपने पास में वैक्यूम की फोर्स आई। इसका मतलब वैक्यूम में जो फोर्स है वो क्या होती है, मीडियम से ज़्यादा होती है। और यहाँ से देखिए जो परमिटिविटी होती है, यहाँ से क्या बात निकल के आ रही है, जो परमिटिविटी होती है मीडियम की वो क्या होती है, वैक्यूम से ज़्यादा होती है, क्योंकि जब वैक्यूम की परमिटिविटी को डाइलेक्ट्रिक से मल्टीप्लाई किया तब अपने पास में मीडियम की परमिटिविटी आई। इसका मतलब जो मीडियम की परमिटिविटी होती है वो हायर होती है एज कंपेयर टू वैक्यूम। सो एज अ रिजल्ट जो फोर्स होती है मीडियम पे वो लोअर होती है एज कंपेयर टू वैक्यूम। तो इस टाइप से परमिटिविटी जो होती है उस पर अपनी फोर्स डिपेंड करती है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स के एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एरो क्लासेस।